राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भाई आप सबकी तैयारी? सब सही तो चल रहा है ना? कोई डाउट या कोई परेशानी तो नहीं है आप सबको? मन परेशान तो नहीं है? अगर किसी भी चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं तो प्लीज आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? या आप चाहो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो। चैनल की कम्युनिटी में आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, पर प्लीज परेशान मत होना यार, ठीक है? बहुत बड़ी जिंदगी है, हंसते खेलते रहा करो, ठीक है? डोंट मेक योरसेल्फ सो सीरियस, ऑलराइट? और हाँ, एक चीज मुझे अनाउंस करनी थी कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लें। मेल्स के रिगार्डिंग काफी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप चैनल ज्वाइन करोगे तो उसमें आप ही का फायदा है, ऑलराइट? तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। देखो, आज का जो वीडियो सेशन है ये सीआरपीसी के एक लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर है, ठीक है? सेक्शन 170 सीआरपीसी से रिलेटेड लास्ट ईयर यानी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, ठीक है? शायद आप में से काफी लोगों को पता भी होगा। जजमेंट का नाम है सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 16 अगस्त 2021 को यह जजमेंट आया था। तो ये जो जजमेंट है ये डीजेएस, यूपीजेएस, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब इन स्टेट्स के लिए बहुत ही मटेरियल है, क्योंकि मेनली इन्हीं स्टेट्स में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स इन स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप प्लीज इस जजमेंट को बहुत अच्छे से सुनना। तो देखो, इस जजमेंट को बिगिन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन 170 सीआरपीसी का ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है? पूरा सेक्शन 170 सीआरपीसी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जितना इस जजमेंट के लिए रेलेवेंट है या जितना इस जजमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल उतना ही पोर्शन हम इस सेक्शन का डिस्कस करेंगे, ठीक? तो चलिए पहले सेक्शन 170 को समझते हैं। अब हम सेक्शन 170 डिस्कस करते हैं। क्या कहता है जी सेक्शन 170? केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। तो सेक्शन के टाइटल ने क्या कहा कि केसेस को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट कब? व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, जब एविडेंस सफिशिएंट है, ठीक है? तो देखो जी, सेक्शन 169 किससे डील करता था? सेक्शन 169 किससे डील करता था? डेफिशिएंट एविडेंस से, है ना? देखो ये रहा सेक्शन 169 क्या कहता है? रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस इज डेफिशिएंट, है ना? जबकि सेक्शन 170 क्या कहता है? 170 डील्स विद सफिशिएंट एविडेंस। डेट इज, जब एक्यूज के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस है या उसके अगेंस्ट रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन बनता है तो उसे मजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ओके? तो सेक्शन 169 का क्या टाइटल था जी? रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस इज डेफिशिएंट। और जबकि सेक्शन 170 का टाइटल क्या है? केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट, कि भैया अब एक्यूज को रिलीज नहीं किया जाएगा बल्कि मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जाएगा। कब? व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। क्लियर? और देखो यार, आप खुद भी एक लॉजिक सोचो कि जब हमारे पास एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट डेफिशिएंट एविडेंसेस होंगे तो हम क्या करेंगे? तो एक पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? बट ऑब्वियस है कि वो पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज पर्सन को रिलीज कर देगा, राइट? भाई जब एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंसेस ही नहीं है तो मजिस्ट्रेट के पास भेज के क्या करोगे? केस तो बनता ही नहीं है, बात खत्म, राइट? लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर के पास एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, अगर पुलिस ऑफिसर के पास एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस हैं तो वो क्या करेगा?
तो ये बहुत नेचुरल सी चीज है कि वो उसे मजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड करेगा, है ना। तो अब ध्यान से देखो, लॉ जो एक लॉजिक पे बेस्ड है, राइट। अगर 21% के अगेंस्ट कम एविडेंसेस हैं तो हम 21% को रिलीज कर देंगे, और वहीं दूसरी तरफ अगर 21% के अगेंस्ट हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए पुलिस ऑफिसर उसे मजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड कर देगा। गॉट इट? वेरी गुड। क्या कहता है सेक्शन 170 का क्लॉज 1? इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर it appears to the officer in charge of the police station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the accused or commit him for trial. तो चलिए पहले इतना समझते हैं। तो क्या कहा जी, स्टार्टिंग से रीड करते हैं। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एसएचओ को यह लगता है, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ध्यान से सुनना, इफ को हटा दीजिए अभी के लिए, इसको ऐसे पढ़ेंगे, अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद, यानी चैप्टर नंबर 12 में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद, इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, अगर एसएचओ को लगता है, क्या लगता है कि एक्यूज के अगेंस्ट या तो रीजनेबल ग्राउंड बनते हैं या फिर उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो, जो भी तरीका आपको ज्यादा सूटेबल लगे, ज्यादा अच्छे समझ में आए, आप वैसे पढ़ सकते हो, ओके। तो वापस आते हैं, इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर एसएचओ को लगता है दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड एज अफोरसेड, कि सफिशिएंट एविडेंस है या रीजनेबल ग्राउंड है, एज अफोरसेड, एज अफोरसेड मींस ऊपर सेक्शन 169 में जो बताया गया था उसकी बात हो रही है यहां पर, ठीक है। ऊपर सेक्शन 169 में जो बताया गया है उसके लिए, यानी 21 को मजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। एज अफोरसेड मींस ये जो लाइन है ना सेक्शन 169 में, कौन सी, टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ एक्यूज टू मजिस्ट्रेट, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो 21 को मजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड करने के लिए या तो सफिशिएंट एविडेंस है या रीजनेबल ग्राउंड है, तो वो जो ऑफिसर है वो क्या करेगा जी, सच ऑफिसर यानी एसएचओ क्या करेगा, शैल फॉरवर्ड द एक्यूज अंडर कस्टडी टू अ मजिस्ट्रेट, जो एक्यूज कस्टडी में है उसे मजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड कर देगा। कौन सा मजिस्ट्रेट, जो पुलिस रिपोर्ट पर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए और जो एक्यूज को ट्राई करने के लिए, ट्रायल को कमिट करने के लिए एम्पावर्ड है। क्लियर हुआ? अब देखो सेक्शन 169 के क्लॉज 1 में और सेक्शन 170 के क्लॉज 1 में अब तक आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया? तो देखो जी, सेक्शन 169 में क्या लिखा हुआ था, इट अपीयर्स टू द एसएचओ दैट there is not sufficient evidence or reasonable ground of suspicion, और वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 170 की, तो सेक्शन 170 में क्या कंटेंट है, it appears to the SHO that there is sufficient evidence or there is reasonable ground as aforesaid. क्लियर हुआ? तो आई गेस अब आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर जजमेंट को समझने के लिए आपको यहीं तक समझना जरूरी था। तो आई गेस आपको सेक्शन 170 क्लॉज 1 पार्ट ए या पार्ट 1 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है। तो चलिए अब हम अपने जजमेंट की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या नाम है जी जजमेंट का, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 16 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट। तो देखो जजमेंट को रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूं। तो देखो इस केस में सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि क्या अपेलेंट की यानी क्या सिद्धार्थ की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को अलाउ किया जाना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंटीसिपेटरी बेल? क्या होता है जी एंटीसिपेटरी बेल का मतलब? कोई बताएगा? एंटीसिपेटरी बेल मीन्स बेल इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, राइट? बेल इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। जब आपको अपनी अरेस्ट की एप्रीहेंशन थी, जब आपको अपने अरेस्ट होने की एंटीसिपेशन थी, राइट? और ये जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है ये सीआरपीसी के किस सेक्शन में दिया हुआ है? वेरी गुड, इसको तो हर कोई जानता है, सेक्शन 438 में, राइट? अच्छा, जो एंटीसिपेटरी बेल है ये क्या है? एंटीसिपेटरी बेल इज एन इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट और इम्यूनिटी फ्रॉम कस्टडी। बताना जरा। एंटीसिपेटरी बेल एक्यूज को कस्टडी से प्रोटेक्शन देती है या फिर अरेस्ट से प्रोटेक्शन देती है? बताइए। तो आप याद रखना, इट इज एन इम्यूनिटी फ्रॉम कस्टडी एंड नॉट फ्रॉम अरेस्ट, ओके? यानी एंटीसिपेटरी बेल के केस में पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट तो करता है, पुलिस ऑफिसर एक्यूज को अरेस्ट तो करता है, लेकिन उसे कस्टडी में डिटेन नहीं करता, ठीक है? अरेस्ट तो एक्यूज पर्सन का एंटीसिपेटरी बेल के केस में भी होगा। जिस पर्सन ने हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई है और मान के चलिए कोर्ट ने उसे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर भी दी, देन इन सच केसेस पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट तो करेगा, लेकिन वो उसे कस्टडी में नहीं रख सकता। बात समझे भाई? देखो, सीधी सी बात है, पुलिस ऑफिसर को तो नहीं पता कि एक्यूज पर्सन ने इस केस में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से एंटीसिपेटरी बेल ऑब्टेन कर ली है ना? तो मान के चलिए जैसे ही पुलिस ऑफिसर एक्यूज को अरेस्ट करने उसके पास पहुंचता है या उसके घर पर नॉक करता है और उसे अरेस्ट कर लेता है, तो वो जो एक्यूज पर्सन है वो क्या करेगा? वो इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर को वो एप्लीकेशन या वो ऑर्डर दिखा देगा कि देखो, जिस केस में आप मुझे अरेस्ट करने आए हो ना, इस केस में मैंने हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल ऑब्टेन कर ली है, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। तो इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कहा जाता है कि इट इज एन इम्यूनिटी फ्रॉम कस्टडी बट नॉट फ्रॉम अरेस्ट। अरेस्ट तो आपका एंटीसिपेटरी बेल के केस में भी होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर इज नॉट हैविंग एनी नॉलेज दैट आपने उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ऑब्टेन कर ली है, राइट? तो जी लीगल इफेक्ट क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल का? एंटीसिपेटरी बेल का लीगल इफेक्ट क्या है जी? एंटीसिपेटरी बेल क्या करता है? कोई बताएगा? जज साहब, कोई बताना चाहेगा? चलिए कोई बात नहीं। तो देखो, आप याद रखना, द लीगल इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज कि जो एंटीसिपेटरी बेल है ये क्या करती है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्यूज पर्सन को पुलिस ऑफिसर द्वारा नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में अरेस्ट किया जाएगा, इमीडिएटली एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर दिखाने के बाद पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज पर्सन को रिलीज कर देगी, ठीक है? तो इसलिए कहा जाता है कि जो लीगल इफेक्ट है एंटीसिपेटरी बेल का वो क्या है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर देती है। कह रहे हो सर क्या पढ़ा रहे हो? अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रखा है आपने। क्या कहना चाह रहे हो आप? यही चल रहा है माइंड में? कोई बात, परेशान मत होइए, इसको हम अच्छे समझते हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं। कौन कौन सी? बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, राइट? अब आप मुझे ये बताइए कि जो एंटीसिपेटरी बेल है ये किन ऑफेंसेस में दी जाती है? बेलेबल ऑफेंसेस में या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में? सेक्शन 438 रीड करिए एक बार। वहां क्लियरली ये दिया हुआ है
कि एंटीसिपेटरी बेल केवल और केवल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में दी जाती है, राइट। और टर्म नॉन बेलेबल का मतलब क्या है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें आपको बेल नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल ऑब्टेन करने के बाद मान के चलिए पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस के एंटीसिपेशन में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से एंटीसिपेटरी बेल ऑब्टेन कर ली, तो अब क्या होगा, पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट करेगा, राइट। जिस नॉन बेलेबल ऑफेंस के सिलसिले में पर्सन ने हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की थी, उसके सिलसिले में पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करेगा, है ना। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करेगा तो जो अरेस्टेड पर्सन है वो क्या करेगा, वो इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर को हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन का जो एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर है उसे दिखा देगा, और अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस अरेस्टेड पर्सन को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल का जो लीगल इफेक्ट है वो क्या है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर को एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर दिखाया जाएगा, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस अरेस्टेड पर्सन को रिलीज कर देगा, तो दैट मींस अब उसे वो बेल पर छोड़ देगा। जबकि वैसे वो बेल पर छोड़ने के लिए ऑथराइज नहीं है, क्यों, क्योंकि जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है। लेकिन चूंकि उस पर्सन ने हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर को उस अरेस्टेड पर्सन को रिलीज करना पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल का जो लीगल इफेक्ट है, जो लीगल कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर देता है। गॉट द पॉइंट। और अगर अभी भी आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो प्लीज बिल्कुल परेशान मत होना, आगे जब हम एंटीसिपेटरी बेल का टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, तब वहां इन सारी चीजों को बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम यहीं तक कन्फाइन रखेंगे, अदरवाइज एंटीसिपेटरी बेल का जो टॉपिक है अपने आप में ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम अलग से एंटीसिपेटरी बेल की वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लेक्चर को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारी ऑडियंस चैनल को रेगुलरली वॉच करती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती, तो ऐसा मत करिए दोस्त। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या है, मेरा भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं बढ़ता है, मुझे भी लगता है कि आपको जो कंटेंट है पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए हम इस पूरे के पूरे केस लॉ को एक स्टोरी फॉर्म में समझते हैं। आप बस ध्यान से केस के सारे फैक्ट सुनते रहना, ठीक है। तो देखो जी, इस केस में जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा सिद्धार्थ, ठीक है। अब सुनिए, सिद्धार्थ जो है ये एक स्टोन सप्लायर है, राइट। और इसके अगेंस्ट 7 साल पहले एफआईआर रजिस्टर की जाती है, ठीक है। सिद्धार्थ एक स्टोन सप्लायर है जिसके अगेंस्ट 7 साल पहले एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है। अब जो ट्रायल कोर्ट है वो सिद्धार्थ जी को इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट कर देती है जब तक कि जो पुलिस ऑफिसर है वो मैटर में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं कर देता, ठीक है। इंटरिम प्रोटेक्शन का मतलब समझते हो ना आप लोग। इंटरिम प्रोटेक्शन मींस फॉर द टाइमिंग और टेम्पररी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट जो है वो सिद्धार्थ जी को इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट कर देती है जब तक पुलिस ऑफिसर मैटर में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं कर देता, राइट। वैसे पुलिस रिपोर्ट कहां फाइल की जाती है? वेरी गुड, सेक्शन 173 क्लॉज 2 में, ठीक है। अब केस की इन्वेस्टिगेशन में जो सिद्धार्थ जी हैं वो आईओ को कंप्लीटली कोऑपरेट करते हैं, ठीक है साहब। हमारे सिद्धार्थ जी केस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पूरा सपोर्ट करते हैं। जब जैसे जहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सिद्धार्थ जी की जरूरत पड़ती है, सिद्धार्थ जी वहां मौजूद हो जाते हैं,
ठीक है। फाइनली आईओ जो है वो चार्जशीट रेडी कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चलान या चार्जशीट प्रिपेयर कर लेता है। चार्जशीट इज रेडी टू बी फाइल्ड और आईओ चार्जशीट को फाइल करने के लिए ट्रायल कोर्ट में सबमिट करता है। एंड नाउ इट इज एट दिस मोमेंट केस में ट्विस्ट आ जाता है। नाउ एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ट्रायल कोर्ट के आगे चार्जशीट सबमिट करने लगता है, ट्रायल कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह स्टेट करती है कि जब तक आप एक्यूज पर्सन को कस्टडी में नहीं लोगे, जब तक आप एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करके कस्टडी में नहीं लोगे, तब तक कोर्ट चार्जशीट को रिकॉर्ड पर नहीं ले सकती। ठीक है। ट्रायल कोर्ट सेक्शन 170 सीआरपीसी को कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करती है कि वो आईओ को यह स्टेट कर देती है कि भैया जब तक आप एक्यूज पर्सन को अपनी कस्टडी में नहीं लोगे, तब तक हम आपकी चार्जशीट को एंटरटेन नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को यह स्टेट किया कि मैं आपकी चार्जशीट, जो चार्जशीट आप फाइल करना चाह रहे हैं, मैं उस चार्जशीट को केवल तभी एडमिट करूंगा जब आप उस एक्यूज पर्सन को अपनी कस्टडी में लोगे। ठीक है साहब। अब इसके बाद अरेस्ट मेमो प्रिपेयर किया जाता है और सिद्धार्थ जी को अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर उसे अपनी कस्टडी में ले लेता है। अब जो हमारे सिद्धार्थ भाई साहब है, ये क्या करते हैं, ये ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं। ठीक है। ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन होता है ना, इस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। नाउ एग्री बाय दिस सिद्धार्थ जी नॉक्स द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिद्धार्थ भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर देते हैं। ठीक है। तो अब सिद्धार्थ जी कौन हो गए, अपीलेंट, राइट, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। अब अपीलेंट ने अपने केस को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट साइट किया, जिसको अभी हम आगे कुछ देर में पढ़ेंगे, सीबीआई का जजमेंट है वो। और वहीं दूसरी तरफ रेस्पोंडेंट ने, यानी स्टेट की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उनका कहना यह था कि जनाब अरेस्ट मेमो को इसलिए प्रिपेयर किया गया क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने यह रूल किया था कि जब तक आप एक्यूज पर्सन को अपनी कस्टडी में नहीं लोगे, तब तक हम चार्जशीट को रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इस प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट के आगे जो शॉर्ट इश्यू है वो ये है कि क्या अपीलेंट की बेल एप्लीकेशन को अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं। और अगर हम बात करें इस केस में मेजर इश्यू की, तो मेनली जो मुद्दा है वो क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट और फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग चार्जशीट ऑन रिकॉर्ड, क्या यह जरूरी है कि पुलिस ऑफिसर एक्यूज पर्सन को अपनी कस्टडी में रखे। फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट और फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग चार्जशीट ऑन रिकॉर्ड, इज इट मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू टेक एक्यूज इन हिज कस्टडी। तो ये जो मुद्दा है ये इस केस में अराइज हुआ। ठीक है। अब हम इसी मुद्दे को सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के रेफरेंस में समझेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम इस केस के एक बार ओवरव्यू को देख लेते हैं। ओवरव्यू वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस करी थी। द अपीलेंट हु क्लेम टू बी अ सप्लायर ऑफ गुड्स, स्टोन गुड्स, along with 83 others, was sought to be robbed in a FIR that was registered 7 years ago. Robbed means involved. Appellant had joined the investigation process and a charge sheet was also stated to be ready to be filed. Appellant ने investigation process को join किया और जो charge sheet है वो अब फाइल करने के लिए तैयार है। But the trial court in this case interpreted section 170 to mean that until the accused is taken into custody, जब तक accused को कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, the charge sheet cannot be taken into the record. चार्ज शीट को रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा सकता। However, since an arrest memo was made, the appellant decided to approach the High Court seeking anticipatory bail. The High Court rejected the bail plea, following which the appellant approached the Supreme Court. A similar case wherein a person was granted interim relief was also cited to strengthen the arguments.
सिद्धार्थ जी अपने केस को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी साइट करते हैं. सीबीआई का केस है वो, जिसको हम आगे अभी कुछ देर में रीड करने वाले हैं. On the other hand, the respondents submitted that the arrest memo was filed due to the trial court's view that unless a person is taken into custody, the charge sheet cannot be taken on record under section 170 of CRPC. वहीं दूसरी तरफ रेस्पोंडेंट का कहना यह था कि जनाब ट्रायल कोर्ट ने यह किया है कि जब तक एक्यूज पर्सन को कस्टडी में नहीं लिया जाएगा तब तक कोर्ट चार्जशीट को रिकॉर्ड पे नहीं ले सकती इन व्यू ऑफ सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है. रेस्पोंडेंट हियर मींस स्टेट की तरफ से बात की जा रही है. ठीक है, क्योंकि अपील किसने फाइल करी थी? सिद्धार्थ ने. तो रेस्पोंडेंट कौन हुआ? स्टेट. ठीक है, दिखा देता हूं आपको. देखो, द शॉर्ट इश्यू बिफोर अस इज वेदर द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ऑफ द अपीलेंट ought to have been allowed. It is not disputed before us by learned counsel for the respondent that the charge sheet is ready to be filed, but submits that trial court takes a view that unless the person is taken into custody, जब तक एक्यूज पर्सन को कस्टडी में नहीं लिया जाएगा तब तक चार्जशीट को रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा सकता. तब तक चार्जशीट को ट्रायल कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी इन व्यू ऑफ सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है. अब आप मेरी एक बात सुनिए. ये जो इश्यू है, ये जो इश्यू सुप्रीम कोर्ट में उठा है, इसी सिमिलर इश्यू को हाई कोर्ट ने सीबीआई के केस में भी डील किया था. सीबीआई के केस में रेस्पोंडेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आगे यह कंटेंशन रेज की थी कि जनाब सेक्शन 170 सीआरपीसी ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने से रोकती है जब तक एक्यूज को कस्टडी में नहीं ले लिया जाता. ठीक है, एक बार रीड करा देता हूं मैं आपको. देखो ये रहा. इन कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, द दिल्ली हाई कोर्ट डेल्ट विद एन आर्ग्यूमेंट सिमिलर टू द कंटेंशन ऑफ द रेस्पोंडेंट दैट सेक्शन 170 सीआरपीसी prevents the trial court from taking a charge sheet on record unless the accused is taken into custody. तो इसी सेम इश्यू से दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के केस में भी डील किया था जी. समझ में आया? तो सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये जो इश्यू अराइज हुआ है ना, ये सेम इश्यू दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई के केस में ऑलरेडी डील कर चुकी है. ठीक है. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस इश्यू को डिटरमाइन करते हुए यह हेल्ड किया that word custody appearing in this section does not contemplate either police or judicial custody. कि सेक्शन 170 में टर्म कस्टडी का मतलब जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी नहीं है. एक्सप्रेशन कस्टडी सिंपली मींस प्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूज बाय द आईओ before the court at the time of filing of the charge sheet, whereafter the role of the court starts. टर्म कस्टडी का मतलब केवल यह है कि एक्यूज को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा कोर्ट रूम में प्रेजेंट किया जाएगा. कब? जब आईओ एक्यूज के अगेंस्ट कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगा और जिसके बाद कोर्ट का जो फंक्शन है या जो कोर्ट का रोल है वो बिगिन हो जाएगा. तो डेट मीन्स कस्टडी का मतलब केवल इतना है कि जब पुलिस ऑफिसर चार्जशीट फाइल करेगा तब वो एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करेगा, जिसके बाद जो कोर्ट का फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. कस्टडी का मतलब ये नहीं है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो एक्यूज पर्सन को जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में रखे हुए है. नहीं, कस्टडी का मतलब यहां इतना है कि जब पुलिस ऑफिसर मैटर में चार्जशीट फाइल करेगा तब एक्यूज पर्सन को पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्यूज पर्सन की मौजूदगी यानी जो प्रेजेंस है उसको मार्क करा देगा कि हां जनाब ये जो एक्यूज पर्सन है वो यहीं पर है. राइट. अब आगे देखते हैं. In case the police officer or investigating officer thinks it unnecessary to present the accused in custody for the reason that accused would neither abscond nor would disobey the summons,
as he has been cooperating in investigation and investigation can be completed without arresting him, the IO is not obliged. I repeat, the IO is not obliged to produce such an accused in custody. That means अगर पुलिस ऑफिसर को या आईओ को लगता है कि एक्यूज को कस्टडी में रखना जरूरी नहीं है, किन ग्राउंड्स के चलते जरूरी नहीं है? कि एक्यूज इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है और एक्यूज को बिना अरेस्ट किए इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सकता है, और ना तो वो कहीं भागेगा और ना ही वो सम्मन को डिसोबे करेगा. तो ऐसे केसेस में आईओ इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू प्रोड्यूस सच एन एक्यूज इन कस्टडी. ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं जी इसको. पुलिस शैल अवॉइड अरेस्ट if the accused is cooperating with the investigation and creating no hindrances, as personal liberty is an important element of constitutional mandate. तो क्या कहा जी? पुलिस को अरेस्ट अवॉइड करनी चाहिए अगर एक्यूज इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि जो पर्सनल लिबर्टी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एसेंशियल एलिमेंट है. ठीक है. अच्छा, वैसे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल पर्सनल लिबर्टी से डील करता है? बताइए कमेंट करके फटाफट. द सुप्रीम कोर्ट फर्दर डिस्कस द गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट इन दीनदयाल कृष्णचंद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वेयर द हाई कोर्ट हैड ऑब्जर्व दैट नॉट एक्सेप्टिंग द चार्जशीट विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉट जस्टिफाइड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ. तो इस केस को डिसाइड करते समय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को भी कोट किया. कौन से जजमेंट को? दीनदयाल कृष्णचंद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बिना एक्यूज के प्रोडक्शन के चार्जशीट को एक्सेप्ट ना करना, यह हमारे लॉ के किसी भी प्रोविजन में जस्टिफाइड नहीं है. द हाई कोर्ट फर्दर नोटेड दैट एक्सेप्टिंग द चार्जशीट इन टाइम बिकम्स एक्सपीडिएंट इन द लाइट ऑफ सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी, which bars courts from taking cognizance of certain minor offences after the specified limitation period has passed. और इसी के साथ हाई कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को सेक्शन 468 सीआरपीसी से लिंक किया. अगर आपको याद हो तो जब हमने सेक्शन 173 को डिस्कस किया था तो क्लॉज 1 को हमने सेक्शन 468 से बखूबी कनेक्ट करके समझा था. याद है या नहीं? बताइए जज साहब, भूल तो नहीं गए? चीजों को रिवाइज तो कर रहे हो ना? याद रखना, कुछ नए पढ़ने से बहुत ज्यादा जरूरी पुराना रिवाइज करना है. ठीक है. अगर आप पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आई कैन अश्योर यू ये आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं. याद रखना, कंट्रोलिंग द माइंड टू डू रिवीजन इज टफर देन स्टडिंग न्यू चैप्टर्स. अपने माइंड को पुराना रिवाइज करने के लिए कंट्रोल करना, यह नए चैप्टर पढ़ने से कई ज्यादा कठिन है. बात समझ रहे हो? प्लीज नोट, रीड, रिवीजन एंड रिपीट. दिस इज द की टू सक्सेस. दिस इज द की टू सक्सेस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. रीड, रिवाइज एंड रिपीट. ये जो 3 आर है ना, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एकदम मूल मंत्र है. चलिए, बाकी आप सब लोग समझदार हो, अब आगे चलते हैं. तो देखो, इन्होंने यहां जोगिंदर कुमार के केस के जजमेंट को कोट किया है. दैट merely because an arrest can be made because it is lawful does not mandate that arrest must be made. क्या मतलब है जी इसका? कि जस्ट बिकॉज एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करना लॉफुल है, इसका मतलब यह नहीं है कि अरेस्ट को करना ही चाहिए, अरेस्ट को करना ही पड़ेगा. नो, अ डिस्टिंक्शन मस्ट बी मेड बिटवीन द एग्जिस्टेंस ऑफ द पावर टू अरेस्ट एंड द जस्टिफिकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ इट. अरेस्ट करने की पावर में और अरेस्ट करने की जो पावर है इसको एग्जीक्यूट करने में, इसको एक्सरसाइज करने में एक अंतर होना चाहिए, एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए. ठीक है ना? If arrest is made in routine, it can cause incalculable harm to the reputation and self-esteem of a person. If the IO has no reason to believe that the accused will abscond or disobey summons and has in fact throughout cooperated with the investigation, we fail to appreciate why there should be a compulsion on the officer to arrest the accused.
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस ऑफिसर रूटीन मैनर में, एक मैकेनिकल मैनर में अरेस्ट करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे एक्यूज पर्सन की रेपुटेशन और उसकी सेल्फ एस्टीम को एक इनकैलकुलेबल हार्म पहुंचेगा। यानी कि एक्यूज की गुडविल को एक ऐसा हार्म पहुंचेगा जिसको कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, एक बार पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेता है तो उसके अगेंस्ट जो लोगों के ओपिनियन है वो एकदम से चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड स्पेशली सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में तो ये बहुत देखने को मिलता है, राइट। आपको केस भी याद होगा, एक सरबजीत सिंह का केस था, काफी हाईलाइटेड केस था वो, और जिसके बाद एक्यूज पर्सन की पूरी जो लाइफ है वो बदल गई। एनीवेज वापस आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव नहीं है, किस चीज का, कि एक्यूज जो है वो भागेगा नहीं, वो सम्मन को डिसोबे नहीं करेगा और वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कोऑपरेट कर रहा है, तो फिर हम ये समझ नहीं पा रहे कि भाई एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करके उसे कस्टडी में डिटेन करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों उसे कस्टडी में रखने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड रेदर द लॉ इज अदरवाइज। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया बल्कि जो लॉ है वो अदरवाइज है, यानी जो लॉ है वो तो कुछ और है, वो तो कुछ और बात करता है। तो लॉ क्या है जी, इन नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी कोर्स द पुलिस शुड ऑलवेज अवॉइड अरेस्टिंग अ पर्सन एंड सेंडिंग हिम टू जेल if it is possible for the police to complete the investigation without his arrest, and if every kind of cooperation is provided by the accused to the investigating officer, and if every kind of cooperation is provided by the accused to the investigating officer in completing the investigation. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्प किया कि नॉर्मल और ऑर्डिनरी कोर्स में पुलिस ऑफिसर को हमेशा पर्सन को अरेस्ट करना और उसे जेल में भेजना, इसे अवॉइड करना चाहिए। कब, अगर बिना अरेस्ट के इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जा सकता है और एक्यूज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है। सो इट इज ओनली इन केसेस ऑफ अटमोस्ट नेसेसिटी, तो केवल बहुत ही जरूरी केसेस में जहां पर पर्सन को अरेस्ट किए बिना इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं किया जा सकता, वेयर द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट अरेस्टिंग द पर्सन, जैसे कि अ पर्सन मे बी रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी ऑफ इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स or weapon of offense, section 27 of Indian Evidence Act, for eliciting some information or clue as to his accomplices, section 133 of Indian Evidence Act, or conspiracy, that is section 10 Indian Evidence Act. Any circumstantial evidence that his arrest may be necessary, कोई और circumstantial evidence जो दिखाता है कि accused person की अरेस्ट जरूरी है, और क्राइम इज ऑफ ग्रेव एंड सीरियस नेचर, या फिर जो क्राइम है वो हीनियस नेचर का है, जैसे कि रेप, जैसे कि मर्डर, बेसिकली 7 साल से ऊपर वाले ऑफेंस की बात हो रही है, और वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द विटनेसेस, या फिर एक्यूज जो है वो ऐसी पोजीशन पे है, वो ऐसी पोस्ट पे है कि वो विटनेसेस को डरा धमका सकता है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक्यूज जो है वो कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई बिजनेस टाइकून है, ठीक है। तो विटनेस कोर्ट रूम में टेस्टिमनी देने से मुकर ना जाए या हॉस्टाइल ना हो जाए, इसी को कंसिडर करते हुए इसको ऐड किया गया है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हिज एब्सकॉन्डिंग और डिसोबेइंग द प्रोसेस और फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस, या फिर ये डर है कि जो एक्यूज है वो भगोड़ा हो सकता है, वो कहीं भाग सकता है या वो देश छोड़ के जा सकता है, ठीक है, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है। तो अगर केस में इनमें से कोई भी सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करता है तो फिर एक्यूज को कस्टडी में डिटेन करके रखा जाएगा। अदरवाइज एज अ जनरल रूल इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो पुलिस ऑफिसर है वो चार्जशीट फाइल करते समय एक्यूज पर्सन को अपनी कस्टडी में रखे, ठीक है साहब। देखो ये लिख रहा, इट इज नॉट एसेंशियल इन एवरी केस इन्वॉल्विंग अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस दैट एन एक्यूज बी टेकन इनटू कस्टडी व्हेन द चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट इज फाइल्ड, ठीक है। वही बात है कि सभी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के केसेस में
चार्जशीट फाइल करते समय एक्यूज पर्सन को कस्टडी में लेने की जरूरत नहीं है। तो एक्यूज को कस्टडी में कब लिया जाएगा? जब केस में इनमें से कोई भी एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तब ऐसी सिचुएशन में एक्यूज पर्सन को कस्टडी में डिटेन करने की जरूरत है। So it has rightly been observed on consideration of section 170 CRPC that it does not impose an obligation on the officer in charge to arrest each and every accused at the time of filing of the charge sheet. तो सेक्शन 170 सीआरपीसी को कंसिडर करते हुए यह बिल्कुल राइटली ऑब्जर्व किया गया है कि सेक्शन 170 सीआरपीसी एसएचओ पर यह ड्यूटी इंपोज नहीं करता कि चार्जशीट फाइल करते समय उसे हर एक्यूज को अरेस्ट करना जरूरी है। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। We are of the view that if the IO does not believe that the accused will abscond or disobey summons, she is not required to be produced in custody. ठीक है, फिर आगे वही चीज है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करी है। The word custody appearing in section 170 does not contemplate either police custody or judicial custody, but it merely connotes the presentation of the accused by the IO before the court while filing the charge sheet. Okay? तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया that it appears that the learned special judge was laboring under a misconception that in every non-bailable and cognizable offense the police is required to invariably arrest a person even if it is not essential for the purpose of investigation. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लर्नेड स्पेशल जज शायद इस मिसकंसेप्शन के साथ काम कर रहे थे कि हर नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को पर्सन को अरेस्ट करना जरूरी है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो अरेस्ट है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी भी नहीं है। सो वी कंसीडर सच अ कोर्स मिसप्लेस्ड एंड कॉन्ट्ररी टू द वेरी इंटेंशन ऑफ सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो कोर्स ट्रायल कोर्ट ने अडॉप्ट किया है ये क्या है, सेक्शन 170 सीआरपीसी के कॉन्ट्ररी है, अपोजिट है, इनवर्स है। ओके, so in the present case where the appellant has joined the investigation is completed, we can think of no reason why at this stage he must be arrested before the charge sheet is taken on record. तो सुप्रीम कोर्ट ने अब केस में यह हेल्ड किया कि भाई जब एक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से ज्वाइन कर लिया है, यानी वो इन्वेस्टिगेशन में पूरा कॉपरेट कर रहा है, वो कहीं भागा नहीं जा रहा, वो किसी विटनेस को डरा धमका नहीं रहा, उसका जो एंटीसीडेंट है वो एकदम क्लीन है, उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चल रहा, जो केस है वो भी सीरियस नेचर का नहीं है, तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि अब इस स्टेज पे चार्जशीट को रिकॉर्ड पे लेने से पहले उसको अरेस्ट करके कस्टडी में रखने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सिद्धार्थ जी को जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी इंश्योर कर दिया कि भाई जब भी आप सम्मन इश्यू करोगे जो अपीलेंट है यानी जो सिद्धार्थ है वो ट्रायल कोर्ट के आगे मौजूद हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट की जो बेल एप्लीकेशन थी उसको अलाउ कर। The Supreme Court concluded that the purpose of section 170 was only to ensure the presence of the accused when the charge sheet is filed. तो सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि सेक्शन 170 सीआरपीसी का जो पर्पस है ना वो केवल इतना है कि जब पुलिस ऑफिसर चार्जशीट फाइल कर रहा है तो जो एक्यूज है वो वहां मौजूद रहे, वो वहां अपनी प्रेजेंस को मार्क करा दे कि हां जनाब मैं यहीं हूं, मैं कहीं भाग नहीं रहा, मैं आपके समक्ष ही मौजूद हूं। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो मेजर इश्यू था, मेनली जो मुद्दा था, उसको डिटरमाइन करते हुए ये हेल्ड किया, यानी अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊं कि अगर केस सीरियस नेचर का है या मान के चलिए जो एक्यूज पर्सन है वो पॉलिटिकल लीडर है या फिर वो बिजनेस टाइकून है, यानी कुल मिला के वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उन्हें डरा धमका सकता है, उनको खरीद सकता है, या फिर जो एक्यूज पर्सन है वो भाग सकता है, या फिर जो एक्यूज पर्सन है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा। अगर ये सारे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो एक्यूज पर्सन को चार्जशीट फाइल करते समय कस्टडी में रखा जाएगा। अदरवाइज जो जनरल रूल है वो यही कहता है कि आप एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करके उसे कस्टडी में नहीं रखोगे अगर एक्यूज इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है,
विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू रन अवे, केस इज ऑल्सो नॉट ऑफ सीरियस नेचर, तो फिर ऐसे केसेस में चार्जशीट फाइल करते समय पुलिस ऑफिसर को 21% को कस्टडी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब पुलिस ऑफिसर कोर्ट के आगे चार्जशीट फाइल कर रहा है तो एक्यूज का रोल केवल इतना है कि वो अपनी मौजूदगी, अपनी प्रेजेंस ट्रायल कोर्ट के आगे दर्ज करा दे। यानी जब पुलिस ऑफिसर कोर्ट के आगे चार्जशीट फाइल कर रहा है तो वो वहां मौजूद रहे। ठीक है, सो दिस इज आवर जनरल रूल एंड दिस इज आवर एक्सेप्शन। ये इस केस का क्रक्स है। ऑलराइट, तो आई होप अभी पूरा का पूरा जो लेक्चर है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरह का कोई डाउट आपके मन में अराइज हो रहा होगा। तो ये था हमारा आज का केस, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन नटशेल आप बस ये याद रखना that for the purpose of filing the charge sheet or for the purpose of taking charge sheet on record, it is not mandatory at all कि जो एक्यूज है उसे कस्टडी में रखा जाए। यानी चार्जशीट केवल तभी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जब एक्यूज पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है। नहीं, ऐसा नहीं है। दैट टोटली डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। ऑलराइट, अब आप लोग मेरी एक बात सुनिए। हो सकता है बहुत से बच्चों को जजमेंट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया हो सकता है पूरी की पूरी जजमेंट आपके ऊपर से निकल गई हो। तो देखो, अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है ये सीआरपीसी के बाकी सारे सेक्शन से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए जब हम सीक्वेंस वाइज सीरीज से सीआरपीसी को डिस्कस करेंगे ना, तब ये जजमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप ये बताइए कि सो फार एविडेंस की सीरीज कैसी रही? आपको एविडेंस की सीरीज अब तक कैसी लगी? आर यू एबल टू सॉल्व मेंस क्वेश्चन? अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो वो तो मैं जानता हूं कि आप सब लोग बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मुझे पता है प्रीलिम्स तो आप निकाल ही लोगे। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या आप एविडेंस से मेंस के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पा रहे हैं, एंड स्पेशली टेक्निकल क्वेश्चंस या अप्लाइड क्वेश्चंस? बताइए। अभी रिसेंटली जैसे हमने कन्फेशन के काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्या आप चाहते हैं कि हम और भी इसी तरह के टेक्निकल और अप्लाइड क्वेश्चंस एविडेंस के सब्जेक्ट से डिस्कस करें? अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज टुगेदर वी कैन। अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप सब लोगों के साथ से हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट, और रही बात सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना होना। बहुत जल्द, बस कुछ ही दिनों में हम सीआरपीसी के सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज का जो सेशन है हम इसको यहीं एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा क्यूआर कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।